हेलो दोस्तों, चलिए अब आइए यहाँ पे हम लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं आपके बाईबैक के अंदर। बाईबैक में हमने इलस्ट्रेशन नंबर 1 और 2 करवाया था आपको। इलस्ट्रेशन नंबर 3 आपको जो है होमवर्क में प्रोवाइड किया था, जहाँ पे मैंने सीआरआर का एक नया पॉइंट था। बेसिकली नया नहीं, मैं ऑलरेडी आपको इसका पॉइंट तो लिखवा चुका हूँ प्रीवियस पेजेस के अंदर और लेक्चर के अंदर। तो ये पॉइंट मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस में एक्सप्लेन किया था कि भाई बाईबैक का जो फेस वैल्यू है वो लिया जाता है। इसके लिए अगर कोई सिक्योरिटी इशू करी है तो वो आपको माइनस कर देना होता है और सीआरआर क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो ये मैं ऑलरेडी आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुका था, जो वर्किंग मैंने आपको इस बार यहाँ पे बता दी। बाकी यहाँ पे पूरे के पूरे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बस यहाँ पे एक और जो पॉइंट आपको गिवन था वो ये था। ठीक है, तो ये होमवर्क में था, आपने किया होगा। इलस्ट्रेशन नंबर 4 भी सेम है, इसमें कोई भी नया पॉइंट नहीं है, लेकिन बस इसमें वर्किंग नोट ज़्यादा थी, यहाँ पे अदर इन्फॉर्मेशन ज़्यादा थी, तो मैंने सोचा चलिए इस एक बार के लिए इसे रिपीट कर लेते। कहता है कोई एक्स्ट्रा लिमिटेड कंपनी है, नॉन लिस्टेड है आपके पास में। कहता है बैलेंस शीट की इन्फॉर्मेशन गिवन है, जहाँ पे इक्विटी और रिडीम्शन ऑफ प्रेफरेंस रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की बात करें तो टोटल 20 लाख, ये इन लाख रुपीज़ है। टोटल 20 लाख का अमाउंट है, 100 रुपये के एक है, मतलब कि 20,000 प्रेफरेंस शेयर्स हुए। और अगर इक्विटी शेयर्स की बात करूँ तो 100 लाख है, 10 रुपये का एक है, मतलब कि मैं कह सकता हूँ 10 लाख इक्विटी शेयर्स है। 10 लाख इक्विटी शेयर्स है। ठीक है सर। रिजर्व एंड सरप्लस में चीज़ें गिवन है और आपको यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है। आइए देखते हैं। कहता है कि भाई हमारे पास में प्रेफरेंस शेयर्स पड़े हुए, हाँ देखा ऊपर हमने देखा 20,000 प्रेफरेंस शेयर। तो कहता है कंपनी रिडीम करने जा रही है इस प्रेफरेंस शेयर्स को 10% प्रीमियम के हिसाब से, मतलब कि जितना भी फेस वैल्यू है उसमें 10% ऐड करके पेमेंट करने वाले हैं। ठीक है भाई, रिडीम्शन कर रहे हैं तो सीधी सी बात है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कम हो रहा है, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कम हो रहा है तो उसे हमें डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि कैपिटल की क्रेडिट साइड होती है, उसे डेबिट करना पड़ेगा। लेक्चर नंबर 1 में सब कुछ एक्सप्लेन है, ठीक है ना। तो इसकी एंट्री क्या होगी, जनरल एंट्री इसने पूछा है। देखिए जनरल एंट्री और बैलेंस शीट दोनों पूछा है, तो जनरल एंट्री एक एक करके स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे आपको टाइम वेस्ट ना हो इसलिए यहाँ पे मैंने लिख के रखा है। स्टार्ट करते हैं। देखिए कैपिटल कम हो रही है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ऑलवेज ध्यान रखिए कि प्रेफरेंस शेयर्स में कोई परसेंटेज गिवन है तो वो परसेंटेज कॉपी पेस्ट कर लेना, 9% के प्रेफरेंस शेयर्स है तो। ठीक है, डिबेंचर्स में भी सेम, डिबेंचर्स में भी अगर कोई रिडीम्शन हो रहा है तो परसेंटेज कॉपी कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल खत्म हो रही है तो डेबिट। ठीक है, और 2 प्रेफरेंस शेयर होल्डर और होल्डर डेबिट टू बैंक, पेमेंट कर देते। काम खत्म। काम खत्म हो जाता अगर यहाँ पे प्रीमियम ना होता। इसने कहा कि भाई 10% प्रीमियम भी पे कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रीमियम 10% मतलब कि 100 का 10% मतलब कि 10 रुपये प्रीमियम का है, तो प्रीमियम भी तो पे करना पड़ेगा। बिल्कुल सर, प्रीमियम पे करना पड़ेगा। तो 20,000 प्रेफरेंस शेयर से 10 रुपये के प्रीमियम के हिसाब से 20,000 इंटू 10, 2 लाख रुपीज़ प्रीमियम है। कैपिटल में जैसे कि मैंने कहा था ऑलवेज फेस वैल्यू ही लिखी जाती है, प्रीमियम के लिए हम अलग से प्रीमियम अकाउंट ओपन करते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम डेबिट टू होल्डर, होल्डर डेबिट टू बैंक। यहाँ पे एक डाउट आपका सोल्व कर दूँ कि कई स्टूडेंट जो है यहाँ पे क्या करते हैं, हमारे पास में यहाँ पे कंबाइन एंट्री कर देते हैं कि भाई कैपिटल डेबिट प्रीमियम डेबिट टू बैंक अकाउंट, यहाँ पे कंबाइन एंट्री कर देते हैं। अलाउेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं है। लेकिन मैं एडवाइस करूँगा कि जब बड़े नंबर का क्वेश्चन हो, फॉर एग्जांपल 10 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर, बड़े नंबर का क्वेश्चन आए तो कभी भी कंबाइन एंट्री नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसके भी नंबर होते हैं। आप ये एंट्री करते हैं इसके नंबर आ जाएंगे, ये एंट्री करते हैं इसके नंबर आ जाएंगे। कंबाइन एंट्री में कुछ गलत नहीं है, लेकिन एग्जामिनर को अगर इतना नॉलेज नहीं है, ठीक है, तो वो तो डायरेक्टली अपने पास में जो सॉल्यूशन है वो देखेगा। ठीक है, सॉल्यूशन है वो देखेगा, अपने पास में सॉल्यूशन देखेगा और आपके पास में नंबर देगा। अगर आपने ज़्यादा लिख रखा है, पूरे का पूरा एक्सप्लेनेशन लिख रखा है, तब तो पूरे नंबर मिलने ही है। हो सकता है कि आपने कंबाइन लिख रखा है और एग्जामिनर को अच्छा ना लगे, मार्क्स कट सकते हैं। ठीक है, तो दोनों एंट्री लिखिए, मेरी एडवाइस रहेगी आपके पास में। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कहता है बाईबैक कर रहे हैं हम। सेकेंड पॉइंट, 3 लाख इक्विटी शेयर्स का बाईबैक कर रहे हैं। वैसे हमारे पास 10 लाख इक्विटी शेयर्स है, बाईबैक 3 लाख इक्विटी शेयर्स का करने जा रहे हैं। कहता है 10 रुपीज़ वाले हैं 30 रुपीज़ में करेंगे, 20 रुपीज़ प्रीमियम देंगे। ठीक है, और वैसे भी प्रीवियस क्वेश्चन में मैं बता चुका हूँ एग्जाम्पल के साथ कि प्रीमियम देना पड़ता है, प्रीमियम दोगे तो काम चलेगा। तो 20 रुपीज़ प्रीमियम देना है। आइए एंट्री करते हैं। बाईबैक हो रहा है
कैपिटल कम हो रही है तो डेबिट करना पड़ेगा, इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे, और कैपिटल ऑलवेज फेस वैल्यू से लिखी जाती है तो 10 रुपये से लिखेंगे। 2 इक्विटी शेयर बाईबैक या फिर होल्डर लिख सकते हैं, ठीक है। तो इक्विटी शेयर बाईबैक अकाउंट, ठीक है, और फिर बाईबैक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब अमाउंट की बात करें, सबसे पहले तो कैपिटल में मैंने लिख दिया कि भाई 3 लाख इक्विटी शेयर से 10 रुपये वाले 30 लाख, 30 लाख। क्रेडिट क्या करेंगे, क्रेडिट उतनी जितनी लाइबिलिटी है। कहता है 30 रुपीज़ के हिसाब से लाइबिलिटी बन रही है, 3 लाख इंटू 30 90 लाख रुपीज़, पेमेंट 90 लाख रुपीज़ करना है, तो यहाँ पे 90 लाख 90 लाख 90 लाख पेमेंट कर देना है। दिक्कत वाली बात यह है कि कैपिटल 30 लाख से दिख रहा है और पेमेंट लाइबिलिटी जो है वो 90 लाख से दिख रही है, तो डिफरेंस किस चीज़ का, सीधी सी बात है प्रीमियम का। प्रीमियम 20 रुपये प्रीमियम है, ठीक है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बाईबैक या फिर होल्डर लिख सकते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर, और होल्डर डेबिट टू बैंक या फिर बाईबैक डेबिट टू बैंक अकाउंट। आपका 90 लाख रुपीज़, 60 लाख रुपीज़ आपके प्रीमियम का, काम ख़त्म, ठीक है। इसके बाद कहता है आपका रिडीम्पशन ऑफ डिबेंचर चैप्टर का पॉइंट यहाँ पे डाला गया है। कहता है कि हमारे पास में जो है इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर, इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर्स का मतलब होता है कि हम खुद के डिबेंचर खुद परचेज कर रहे हैं, ठीक है। इसे डिटेल में आप मेरे साथ रिडीम्पशन ऑफ डिबेंचर्स में पढ़ते हैं, वहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके की चीज़ें यहाँ पे होती हैं, ठीक है। यहाँ पे तो सिंपली एक पॉइंट डाला गया है कि भाई इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर हमारा 2 लाख का पड़ा हुआ है, हमने 2 लाख में परचेज़ किया था, लेकिन जिसकी वैल्यू जो है 2,20,000 थी। मतलब कि हमारे जो डिबेंचर्स मार्केट में 2,20,000 के थे, हमने 2 लाख में परचेज़ कर लिया, 20,000 का फ़ायदा कर लिया और फिर उसे हमने कैंसिल कर दिया। तो ऐसा कब होता है कि हम यहाँ पे देखते हैं कि भाई हमारा डिबेंचर जो है वो कम कीमत में मार्केट में मिल रहा है, तो हम उसे परचेज़ कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि डिबेंचर कभी ना कभी रिडीम्पशन करने हैं और फ्यूचर में ज़्यादा वैल्यू पे करना ना पड़े, इसलिए हम अभी परचेज़ कर लेते हैं और उसे कैंसिल कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे हुआ है। मार्केट में 2,20,000 के डिबेंचर्स घूम रहे थे, हमने देखा कि 2 लाख में रुपीज़ में मिल रहे हैं। अब फ्यूचर में 2,20,000 पे ना करना पड़े, हमने 2 लाख में उसे परचेज़ कर लिया और कैंसिल कर दिया, ताकि फ्यूचर में 20,000 एक्स्ट्रा ना करना पड़े, 20,000 का फ़ायदा कर लिया। उसकी एंट्री कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट ख़त्म हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट हमारा एसेट होता है, डेबिट होती है बैलेंस, उसे ख़त्म कर रहे हैं तो इसे क्रेडिट करेंगे। तो टू इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर, आप देखिए यहाँ पे टू इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर। लाइबिलिटी हमारी खत्म हो रही है, डिबेंचर्स को कैंसिल कर दिया, लाइबिलिटी खत्म हो रही है, 10% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, ठीक है। और प्रॉफिट किया 20,000 का, आप देख सकते हैं रिमेनिंग अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। ये आप जो है रिडीम्पशन ऑफ डिबेंचर्स में डिटेल में पढ़ते हैं, यहाँ पे पॉइंट था इसलिए मैंने सिंपली ऊपर ऊपर से बताया। बाकी आपको अगर ये क्लियर नहीं है तो रिडीम्पशन ऑफ डिबेंचर चैप्टर आप ज़रूर देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको कहा ईसॉप चैप्टर का पॉइंट यहाँ पे डाला गया है। बेसिकली ईसॉप चैप्टर में इसे डिटेल में पढ़ना होता है। बेसिकली ये मिक्स क्वेश्चन है, यहाँ पे रिमेनिंग ये सारे चैप्टर आपके क्लियर है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। ईसॉप चैप्टर तो इसी के अंदर है आपका, ठीक है। ईसॉप चैप्टर पढ़ाऊँगा मैं, आपको बताऊँगा कि किस तरीके की एंट्री होती है। यहाँ पे सिंपली आ रही है तो सुन के इसे छोड़ दीजिए। कहता है कि कंपनी ने 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑप्शन जो है एडवाइस किए, ठीक है, ऑफर किए एम्प्लॉय को। ईसॉप के अंदर क्या होता है कि हम कम कीमत पे, मार्केट वैल्यू 30 चल रही है, 20 रुपीज़ में ऑफ़र किया एम्प्लॉयज़ को। कम कीमत पे हम एम्प्लॉयज़ को ऑफ़र करते हैं कि आप हमारे इक्विटी शेयर्स परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि 30 रुपीज़ का मार्केट वैल्यू चल रहा है इक्विटी का। हमने कहा कि भाई 20 रुपीज़ में परचेज कर सकते हैं, कितने 1 लाख तक के इक्विटी शेयर आप परचेज कर सकते हैं। एम्प्लॉय आए और कहा कि हम 50,000 जो हमारे शेयर्स है वो परचेज़ करना चाहते हैं, ठीक है। हमने ऑप्शन कितना दिया, 1 लाख तक परचेस कर सकते हैं, परचेस किया कितना 50,000। अब यहाँ पे ईसॉप में क्या होता है कि आपको प्राइस कम मिल रही है मार्केट वैल्यू से। आप मार्केट में बेचते तो 30 रुपीज़ के हिसाब से बिक सकता था ये 50,000, लेकिन कितने में गया 20 रुपीज़ में, मतलब कि कहीं ना कहीं 10 रुपये का नुकसान हुआ है। तो ईसॉप में हम 10 रुपये का जो नुकसान हुआ है उसकी भी रिकॉर्डिंग करते हैं। आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो पैसे 20 रुपये के हिसाब से पैसे मिलेंगे, बिल्कुल सर। बैंक अकाउंट डेबिट 20 रुपये के हिसाब से पैसे मिलेंगे, 50,000 इंटू 20, 50,000 शेयर्स हमारे बिके हैं और 20 रुपीज़ के हिसाब से पैसे मिलेंगे आपके पास में 10 लाख रुपीज़। ये चीज़ क्लियर? ओके सर। 10 रुपये का नुकसान हुआ है, हम यहाँ पे वर्ड लिखते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग। ये मेरे साथ चैप्टर में आप डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ पे वर्ड किस तरीके से लिखे जाते हैं। यहाँ पे सुन के छोड़ दीजिए। 10 रुपये का नुकसान हुआ है, 50,000 इंटू 10, 5 लाख रुपीज़, ठीक है।
अब सीधी सी बात है, हमारे इक्विटी शेयर्स बीके है, हमारी कैपिटल इंक्रीज़ हो रही है, कैपिटल इंक्रीज़ हो रही है, इसे क्रेडिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और जैसे कि मैंने कहा कि कैपिटल में तो हम ऑलवेज फेस वैल्यू ही लिख सकते हैं। तो ₹10 के हिसाब से 50,000 इंटू 10 5 लाख। तो कहीं ना कहीं सर यहाँ पे तो डिफरेंस आ रहा है। डेबिट आपका 15 लाख से है, क्रेडिट 5 लाख से है। तो दूसरी अमाउंट क्या होगी सर? सीधी सी बात है, 10 रुपये का शेयर है, मार्केट में 30 रुपये चल रही है उसकी वैल्यू, मार्केट में यहाँ पे मार्केट में 30 रुपये चल रही है। तो कहीं ना कहीं 20 रुपये किस चीज़ के सर? प्रीमियम के, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलवेज ध्यान रखिए कि यहाँ पे मार्केट वैल्यू माइनस फेस वैल्यू ली जाती है। मैं आपको ESOP चैप्टर में डिटेल में पढ़ाऊँगा। सिक्योरिटी प्रीमियम आपका 10 लाख से, क्लियर? यह मैं आपको ESOP चैप्टर में पढ़ाऊँगा। अभी अगर समझ नहीं आया तो इसे मार्क करके चलिए, ठीक है। ये ESOP चैप्टर पढ़ने के बाद ये एंट्री आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब सारी एंट्री ख़त्म हो चुकी। अब कहता है जनरल एंट्री करिए, सारी एंट्री ख़त्म हो चुकी। अब जैसे कि मैंने बाईबैक में आपको स्टेप लिखवाए थे, उस स्टेप के हिसाब से आप देखिए, हमने इन्वेस्टमेंट सेल किया, इसकी एंट्री करनी थी, हमने कर दी। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कोई सेल नहीं किया, इसकी एंट्री आई नहीं। बाईबैक किया, हाँ एंट्री कर दी। दूसरी भी काफ़ी सारी एंट्रीज थी, वो हमने कर दी। लास्ट में 2 एंट्री और बच जाती है। कहता है कि आपने अगर रिडीम्शन या फिर बाईबैक किया है तो CRR क्रिएट करना, और दूसरा प्रीमियम अगर पे किया है तो उसे राइट ऑफ कर देना, ठीक है। तो 2 एंट्री बाकी रहती है। आइए 2 एंट्री कर देते हैं। सबसे पहले CRR क्रिएट कर लेते हैं। CRR के लिए याद रखिए, प्रेफरेंस शेयर्स का रिडीम्शन करते हैं तो भी CRR क्रिएट करना पड़ता है, बाईबैक करते हैं तो भी CRR क्रिएट करना पड़ता है। CRR ऑलवेज फेस वैल्यू पे क्रिएट होता है। तो प्रेफरेंस शेयर्स की फेस वैल्यू क्या है? कैपिटल अकाउंट में फेस वैल्यू दिखती है यहाँ पे 20 लाख, और बाईबैक के हिसाब से यहाँ पे 30 लाख। तो टोटल CRR कितना क्रिएट करना पड़ेगा? 20 लाख प्लस 30 लाख, 50 लाख का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 50 लाख का CRR क्रिएट करेंगे, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट 50 लाख से। अब CRR क्रिएट करने के लिए हम बाईबैक के हिसाब से कितनी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं? बाईबैक के लिए हम यूज़ कर सकते हैं आपका जनरल रिजर्व, ठीक है। जनरल रिजर्व आप यूज़ कर सकते हैं, PNL यूज़ कर सकते हैं, और प्रीमियम भी यूज़ कर सकते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट बाईबैक के लिए। लेकिन हमारा ICA मॉड्यूल अलो नहीं करता, प्रीमियम को यूज़ नहीं करता बेसिकली, तो हम भी यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम 2 चीज़ें ही यूज़ करेंगे, रेवेन्यू रिजर्व या फिर जनरल रिजर्व, जो कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, या फिर PNL। तो यहाँ पे तो सिंपली एक ही पड़ा हुआ है रेवेन्यू रिजर्व, और सफिशिएंट अमाउंट है 50 लाख है। हमें 50 लाख की ज़रूरत है, 50 लाख ले लेंगे। रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडीम्पशन रिजर्व, काम खत्म, क्लियर। तो CRR बन चुका। अब कौन सी एंट्री बाकी है? प्रीमियम को राइट ऑफ करना है। प्रीमियम कहाँ कहाँ पे किया आपने? प्रीमियम सर यहाँ पे रिडीम्शन में किया है, रिडीम्शन का प्रेफरेंस शेयर्स, और यहाँ पे प्रीमियम पे किया है बाईबैक में, ठीक है। इसे हम जो है राइट ऑफ करेंगे। तो आपको यहाँ पे राइट ऑफ करना है रिडीम्शन का और बाईबैक का, जो कि है आपका 2 लाख प्रेफरेंस शेयर्स का और 60 लाख आपका बाईबैक का। हमने यहीं पे इतना ही पे किया था, 2 लाख आपका प्रेफरेंस शेयर्स में पे किया था और 60 लाख बाईबैक में। टोटल हमें 62 लाख रुपीज़ की ज़रूरत है। और मैंने कहा था कि जब प्रीमियम का राइट ऑफ हो तो प्रीमियम से प्रीमियम कटेगा, प्रीमियम अकाउंट में से ले लेना। सिंपली अगर आप यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट देखेगा तो कहेगा कि भाई 60 लाख रुपीज़ ही पड़े हुए सिक्योरिटी प्रीमियम में, हमें कितने चाहिए? 62 लाख रुपीज़ चाहिए। इक्विटी के लिए 60 और प्रेफरेंस के लिए 2 लाख, तो 62 लाख रुपीज़ चाहिए, और हमारे पास कितने पड़े हुए? 60 लाख ओनली। तो यहाँ पे स्टूडेंट सोचेगा कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक है। ऐसा नहीं है। अगर आप यहाँ पे एंट्रीज पे गौर करें तो एंट्रीज में आपको कहीं ना कहीं एक चीज़ देखने को मिलेगी, ये चीज़ ESOP, जहाँ पे हमने प्रीमियम से इक्विटी शेयर्स इशू करे थे। आप देखें तो 10 रुपये के हिसाब से प्रीमियम, 20 रुपये के हिसाब से प्रीमियम मिला था 10 लाख रुपये, ठीक है। तो 10 लाख रुपये मिले थे, तो कहीं ना कहीं वो कहाँ पे ऐड हो गए? यहाँ पे 10 लाख रुपये के हिसाब से 10 लाख, ठीक है। तो टोटल प्रीमियम में 70 लाख रुपीज़ पड़े हुए हैं, 60 नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको गौर करनी पड़ेगी। तो 70 में से 62 लाख रुपीज़ यहाँ पे निकाल लेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, और पेमेंट कर देंगे, और आपके सारी जनरल एंट्री ख़त्म, ठीक है। फिर सेकंड चीज़ कहता है बैलेंस शीट प्रिपेयर करके दे दीजिए। बैलेंस शीट तो मैं यहीं पे आपको दिखा देता हूँ। बैलेंस शीट आपकी ये रही। शेयर कैपिटल आप देखेंगे, शेयर कैपिटल आपके पास में कितनी थी? इक्विटी शेयर कैपिटल हमारे पास 10 लाख थी, लेकिन इसमें से 3 लाख की हमने बाईबैक कर दी, 3 लाख शेयर्स हमने ख़त्म कर दिए। तो अब बचा कितना? बचा सर 7 लाख, ठीक है। 7 लाख शेयर्स बचे हैं,
कितने रुपीज़ के हिसाब से? 10 रुपये के हिसाब से। अमाउंट कितना? 70 लाख रुपीज़ की कैपिटल इक्विटी शेयर पड़ी हुई है। प्रेफरेंसेस को रिडीम कर दिया तो इसे तो मैं कैंसिल कर देता हूँ सर, ख़त्म। तो यहाँ पे 70 लाख टोटल पड़ी हुई है। एक और चीज़ गौर करना कि ईसॉप में हमने इक्विटी शेयर्स इशू करे थे, जहाँ पे आपने इक्विटी शेयर्स को कैपिटल किया, क्रेडिट किया था। क्रेडिट का मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल इंक्रीज़ हो रही है, जहाँ पे हमने इक्विटी शेयर्स दिए थे अपने एम्प्लॉय को, तो उतनी भी कैपिटल इंक्रीज़ होगी 5 लाख से। बिल्कुल सर। तो यहाँ पे 70 प्लस जो ईसॉप वाला 5 लाख था वो भी ऐड कर देंगे। तो टोटल हमारे पास अभी कितनी है? 75 लाख की कैपिटल पड़ी हुई है, तो 75 लाख। तो बैलेंस शीट में आपके पास में 75 लाख यहाँ पे दिखा देंगे। क्लियर? आइए रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें। रिजर्व एंड सरप्लस में आपका जो कैपिटल रिजर्व है वो तो वैसे का वैसा ही रहेगा, हमने यूज़ ही नहीं किया। रेवेन्यू रिजर्व को हमने यूज़ कर लिया, लेकिन उसे हमने कन्वर्ट कर दिया CRR में। CRR 50 लाख, ठीक है। और CRR भी एक तरीके का रिजर्व एंड सरप्लस ही है, बस उसका रिस्ट्रिक्टेड यूज़ है। आप जब मन चाहे वहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। CRR का एक ही यूज़ है, ठीक है, वो है आपका बोनस इशू करना, फुली पेड अप बोनस। इसकी ये थियरी पार्ट है बेसिकली। मैं आपको थियरीज़ आपको लास्ट लेक्चर में एक अलग से लेक्चर प्रोवाइड कर दूंगा, जहाँ पे सारी चीज़ें हम फास्टली रिवाइज कर लेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे रेवेन्यू रिजर्व तो नहीं है, लेकिन CRR 50 का पड़ा हुआ है, कैपिटल रिजर्व 8 का पड़ा हुआ है, सिक्योरिटी प्रीमियम जो 70 लाख रुपीज़ का था, इसमें से हमने यूज़ कर लिया था कितना? राइट ऑफ करने के लिए 62 लाख यूज़ कर लिया था। तो यहाँ पे 62 माइनस कर दूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 8 लाख। तो टोटल 8, यहाँ पे मैं टोटल करूँ 8 लाख प्लस ये 50 लाख CRR के, प्लस ये 8 लाख आपके किस चीज़ के? सिक्योरिटी प्रीमियम के। 50 प्लस 8 तो ये आ जाता है 66 लाख। और एक चीज़ याद रखिए, रिजर्व एंड सरप्लस में अगर आपने कहीं से कोई प्रॉफिट कमाया है तो वो भी ऐड होगा। कहीं से कोई प्रॉफिट कमाया था क्या? पूरी एंट्री में देख लो सर, कहीं ना कहीं प्रॉफिट तो कमाया था। कहाँ? जहाँ पे हमने रिडीम्शन किया था डिबेंचर्स का, सॉरी कैंसिलेशन किया था डिबेंचर्स का, वहाँ पे हमने प्रॉफिट 20,000 का कमाया था। याद करिए, 2,20,000 की लाइबिलिटी ख़त्म हो रही थी 2 लाख के इन्वेस्टमेंट देने पे, ठीक है। तो 20,000 का फ़ायदा कमाया था, वो 20,000 यहाँ पे ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 0.2 लाख, 20 लाख या फिर 20,000 आप कोई भी बोले, ठीक है। तो 66.2 आपका यहाँ पे आंसर आ रहा है। क्लियर? तो यहाँ पे जो रिजर्व एंड सरप्लस है 66,20,000 आपका। क्लियर? इसके बाद यहाँ पे आगे बात करते हैं। ये चीज़ हो गया, ये चीज़ हो गया। इसके बाद यहाँ पे नॉन करंट लाइबिलिटी में कहता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या चीज़ है? कहता है 10% डिबेंचर्स है। डिबेंचर्स में तो हमने कुछ कैंसिल किया ना अभी अभी, कितना किया? डिबेंचर्स हमने 2,20,000 की कैंसिल कर दिए, तो 4 लाख के थे, 2,20,000 माइनस कर दिए, तो 4 माइनस 2.2 तो 1.8 लाख के पड़े हुए हैं, तो वो लिख देंगे यहाँ पे, काम ख़त्म। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपके पास में कहता है कि करंट लाइबिलिटी है ट्रेड पेएबल आपके पास में। ट्रेड पेएबल कितना है सर? 70 लाख। ट्रेड पेएबल में बेसिकली हमने कोई चेंज नहीं किया, लेकिन ईसॉप जब आता है तो उसमें एक लाइबिलिटी आपकी दिखती है। देखिए यहाँ पे हम वर्ड लिखते हैं यहाँ पे अपने ईसॉप में, यहाँ पे एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, ठीक है, जो 5 लाख से दिख रहा है, जो हमारा एक तरीके का एक्सपेंस था। हमने कम कीमत पे एम्प्लॉयज़ को इक्विटी शेयर्स प्रोवाइड किए। एक तरीके की हमारी जो है क्या बन गई? एक तरीके की आप कह सकते हैं कि एक्सपेंस बन गया हमारा, एक तरीके से नुकसान बन गया आपके पास में, ठीक है। तो ये चीज़ हमने जो है पे आउट कर दी प्रीमियम के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी वही चीज़ आपकी ट्रेड पेएबल दिख रही थी, जो आपको यहाँ पे 70 लाख में इंक्लूड होगी, यहाँ पे 70 लाख, ठीक है, ट्रेड पेएबल। तो 70 लाख जो आपका ट्रेड पेएबल था, उसमें से हमें वो आउटस्टैंडिंग का अमाउंट माइनस करना होगा, ठीक है जी। ये बेसिकली ईसॉप चैप्टर मेरे साथ पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊँगा एग्जैक्टली किस चीज़ का कैसे डिटेल होता है। यहाँ पे सिंपली मैं आपको बता दूँ कि जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट था वो आपका यहाँ पे 5 लाख माइनस हो जाएगा, तो आपका 65 लाख यहाँ पे दिख रहा है। अच्छा हाँ जी, तो 65 लाख यहाँ पे आपको दिखाई देगा।
क्लियर। तो टोटल कर लेंगे लाइबिलिटी का, ठीक है। एसेट में बात करें तो एसेट में तो एज सच हमने कोई चेंजेस नहीं करे, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 50 का दिख रहा है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में क्या चीज़ है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में आपका यहाँ पे 120 है, इसमें चेंजेस तो नहीं किया, लेकिन एक चेंज किया था, आप देखें तो इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर जो 2 लाख का था वो हमने कैंसिल कर दिया, बेच दिया, ख़त्म कर दिया, तो वो हमें माइनस करना पड़ेगा बेसिकली। बस ये एक चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखनी थी आपको, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 50 का ही दिखेगा, बस ये 118 का दिखेगा। और क्या चीज़ है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो मतलब कि बैंक अकाउंट आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। जल्दी से कैलकुलेटर ले लीजिए, कैलकुलेटर में प्रेस कीजिए, कितना अमाउंट है 142। अब देखते चलते हैं एंट्री के हिसाब से कितना बैंक केस आया है, कितना केस गया है। तो देखिए फर्स्ट एंट्री में बैंक अकाउंट नहीं है, यहाँ पे सेकंड में है, कहता है क्रेडिट है। क्रेडिट का मतलब बैंक अकाउंट में बैलेंस कम हो रहा है, कहीं ना कहीं पेमेंट किया है, 2,20,000 माइनस करूँगा 2.2, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, बैंक अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट है मतलब कि पेमेंट किया -9 लाख का पेमेंट किया। इसके बाद आगे बैंक अकाउंट डेबिट है मतलब कि पैसा मिला है, कितना है 10 लाख, तो प्लस 10 लाख, ठीक है। इसके बाद बैंक अकाउंट और कहीं नहीं है, ठीक है, और कहीं नहीं है आपके पास में बैंक अकाउंट। तो इन शॉर्ट अगर मैं यहाँ पे लिखवा दूँ आपको कि एग्जैक्टली अमाउंट कैसे आ रहा है, तो मैं यहीं पे लिखवा देता हूँ ऊपर कि टोटल, ये चीज़ को मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ और यहीं पे आपको चीज़ बता देता हूँ कि टोटल बैंक में बैलेंस 142 पड़ा हुआ है, 142 लाख, जिसमें से सबसे पहले बैंक अकाउंट में हमने यूज़ कर लिया 22 लाख रुपीज़, तो -22, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे बैंक अकाउंट में 90 लाख यूज़ कर लिया, तो 90 माइनस करूँगा। इसके बाद यहाँ पे ये 90 हो गया। बैंक अकाउंट में पैसे मिले 10 लाख, तो यहाँ पे ऐड करूँगा, पैसे मिले हैं 10 लाख, ऐड कर दिया। इसके बाद कोई बैंक अकाउंट, ये 10 लाख आ चुका, और कोई बैंक अकाउंट नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 40 आपका लाख रुपीज़ आंसर आ रहा है, ठीक है। तो 40 लाख आपका जो है दिखना चाहिए यहाँ पे, ये 50 और ये 118, 15 आपका काम ख़त्म, ये आपकी बैलेंस शीट टैली हो जाती है और काम ख़त्म, ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ पे एक ही टॉपिक बचता है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा और आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। एक ही टॉपिक आपको पढ़ाना है, उसके बाद काम ख़त्म, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।